मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नंद किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज आपको वी पार्ट सेकंड में मानव भूगोल में कार्ल रिटर का मानव भूगोल में योगदान विषय पर चर्चा करूँगा। कार्ल रिटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्ल रिटर, ये आप पिक्चर देख रहे हैं। कार्ल रिटर का जन्म 7 अगस्त 1779 को ईस्वी को हुआ और 28 सितंबर 1859 में इनकी मृत्यु हुई। जर्मनी के मूल निवासी थे और विश्वविख्यात भूगोलवेत्ता रहे। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ताओं में से माने जाते हैं। भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे तुलनात्मक भूगोल कहते हैं। कार्ल रिटर तुलनात्मक भूगोल या कंपैरेटिव ज्योग्राफी के जनक माने जाते हैं। कार्ल रिटर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे यूरोप का भूगोल पुस्तक में इन्होंने यूरोप का प्रादेशिक वर्णन किया है। एक पुस्तक इन्होंने लिखी है अर्धकुंडे, और इसके इन्होंने 19 खंड लिखे हैं, 19 वॉल्यूम लिखे हैं। और अर्धकुंडे शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रादेशिक वर्गीकरण की ओर जाता है। यानी कि कार्ल रिटर ने प्रादेशिक भूगोल पर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है जो विश्वविख्यात हुई, और यही वो पुस्तक है जिसकी वजह से कार्ल रिटर को प्रसिद्धि मिली एक आधुनिक भूगोल के भूगोलवेत्ता के रूप में। एक पुस्तक इन्होंने लिखी, यूरोप का भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक चित्रण, और एक पुस्तक लिखी इन्होंने लैंडर कुंडे। ये लैटिन वर्ड्स हैं और इनका पूरा फोकस इनकी पुस्तकों में प्रादेशिक भूगोल पर था। देखिए, हम्बोल्ट की बात करते हैं। हम्बोल्ट एक क्रमबद्ध भूगोल का भूगोलवेत्ता था जिसने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की बात की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यूनिवर्स है, कॉस्मोस पुस्तक एक क्रमबद्ध भूगोल की पुस्तक थी जिसमें किसी क्षेत्र विशेष पर वर्णन नहीं था, बल्कि पूरी पृथ्वी या जो भी ज्ञात विश्व था उस ज्ञात विश्व पर उन्होंने अपना पूरा ग्रंथ लिखा। लेकिन जो रिटर है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो पूरी तरह से किसी स्ट्रीम को लेकर के, कोई एक सिस्टम से नहीं लिखी, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष पर आधारित है, जैसे यूरोप पर आधारित हुई या कोई और जगह पर आधारित हुई। तो रिटर प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं, ना कि क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता के रूप में। अब मैं बात करता हूँ रिटर का योगदान क्या क्या रहा। रिटर ने बस बहुत सारा योगदान इनका, और 4 लाइनों में इनके योगदान को हम नहीं आंक सकते हैं। फिर भी रिटर एक नियतिवादी भूगोलवेत्ता था। नियतिवाद, जैसा कि हम पूर्व की क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं, पूर्व के व्याख्यानों में, कि नियतिवाद का मतलब है कि जो व्यक्ति प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करे वो नियतिवादी भूगोलवेत्ता है। रिटर भी उनमें से एक था जिसने प्रकृति की सत्ता को स्वीकार किया, और इसने कहा कि मैन, और इसने भी सैंपल का जो सेंटेंस था, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, यानी मनुष्य धरातल की उपज है। और इस वाक्य को का ये भी अनुयायी था। तो कार्ल रिटर एक नियतिवादी था, जो कि दूसरी सोच के लोग होते हैं वो होते हैं संभववादी, जो मनुष्य को विश्व विजेता मानते हैं, प्रकृति का विजेता मानते हैं। दूसरी बात, प्रादेशिक भूगोल का समर्थक।
रिटर प्रादेशिक भूगोल का समर्थक था और ये कहता है कि ये किसी क्षेत्र विशेष का कंप्लीट अध्ययन की बात करता है, किसी क्षेत्र विशेष का कंप्लीट अध्ययन है ना। जबकि क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक कोई बिंदु पर पूरे विश्व को एक इकाई मान करके अध्ययन किया जाता है। ये दोनों में फ़र्क है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर चर्चा कर रहा था। इसके बाद हम मानव को केंद्र में रखकर प्रकृति का अध्ययन। रिटर ने मानव को केंद्र में रखकर प्रकृति का अध्ययन किया। निगमनात्मक विधि तंत्र पर बल। देखिए, दो तरह के विधि तंत्र होते हैं, एक निगमनात्मक विधि तंत्र और एक आगमनात्मक विधि तंत्र। हाँ, रिटर जो था वो निगमनात्मक विधि तंत्र का को इसने अप्रोच किया। और निगमनात्मक विधि तंत्र का को हम दूसरे शब्दों में समझें, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि एक नियम है और उस नियम को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, नियम से उदाहरणों की ओर, मुख्य से गौण की ओर। एक होता है आगमनात्मक विधि तंत्र, जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिसमें बहुत सारे माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, बहुत सारे उदाहरणों पर चर्चा करते हुए, और एक फिर नियम की व्याख्या की जाती है। वह इतनी सारी चीज़ें देख करके हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब सूर्य पूर्व से ही उगता है, क्योंकि हमने जापान में भी देखा, हमने इंडिया में भी देखा, हमने अमेरिका में भी देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, और इन सब जगह देखने से ज्ञात हुआ है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है। एक इसी चीज़ को मैं ये कहूँ कि सूर्य पूर्व में उगता है, और आप चाहो तो कहीं भी जाके देखना, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक है आराम कुर्सी भूगोलविदता। देखिए, आर्म चेयर जोग्राफर, देखिए दो तरह के भूगोलविदता होते हैं। एक वो भूगोलविदता होता है जो जगह जगह घूमता है, जहाज़ों से पैदल यात्राएं करता है, और फिर अपने अनुभवों को वो लोगों के सामने अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से शेयर करता है। और इस तरह का भूगोलविदता रिटर नहीं था। रिटर एक आराम कुर्सी भूगोलविदता था, जो अपने रूम में बैठा हुआ है और रूम में ही अलग अलग लोगों के लिटरेचर्स को, अलग अलग जानकारियों को पढ़ करके उसके आधार पर इसने अपने ग्रंथ लिखे, अपने निष्कर्ष लिखे। इसलिए इसे हम आराम कुर्सी भूगोलविदता की संज्ञा देते हैं। और विशिष्ट भूगोल के समर्थक, जो विशिष्ट भूगोल है उसमें और प्रादेशिक भूगोल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ शब्दावली का फ़र्क है। सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल का मतलब क्रमबद्ध भूगोल है, विशिष्ट भूगोल का मतलब प्रादेशिक भूगोल है। और तुलनात्मक भूगोल का संस्थापक, देखिए रिटर जो था वो तुलनात्मक भूगोल का संस्थापक था। शुरू में भी हमने ये बात की थी। तुलनात्मक भूगोल क्या है? तुलनात्मक भूगोल, कंपैरेटिव ज्योग्राफी, भूगोल विषय का एक उपागम है जिसमें विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों के तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उनकी विशिष्टताओं का एक दूसरे के सापेक्ष वर्णन, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। इसके जनक के रूप में कार्ल रिटर को माना जाता है। यह प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन का पूर्ववर्ती उपागम माना जाता है। देखिए, रिटर प्रादेशिक भूगोल में कैसे आया? क्योंकि उसने पहले तुलनात्मक भूगोल का जन्म किया। तुलनात्मक भूगोल ऐसे कि अरे आप तो ये कह रहे हो कि काली मिट्टी में कपास होती है, लेकिन राजस्थान में तो काली मिट्टी में गन्ना भी हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में कपास पर फोकस है, या ऐसा और भी कोई चीज़। इस तरह दो क्षेत्रों के बीच भौगोलिक और जो अध्ययन है उसमें तुलना की जाए, क्योंकि जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग नहीं किया जा सकता। और जैसे ही एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से आपने अलग कर दिया तो प्रादेशिक भूगोल हो जाएगा। और इसलिए ये कहा गया है अंतिम लाइन में कि
तुलनात्मक भूगोल प्रादेशिक भूगोल का एक पूर्ववर्ती उपागम माना गया है, क्योंकि जब तक दो राज्यों में, दो क्षेत्रों में तुलना नहीं होगी, दो प्रदेशों में तुलना नहीं होगी, तब तक एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से रिटर तुलनात्मक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो जैसा कि आपने आज देखा कि कार्ल रिटर का मानव भूगोल में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।